वेलकम टू अचीव इट विद जोजो। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 12th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 11.2 की इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। तो ये जो भी आप देख रहे हो, ये सारे के सारे फॉर्मूले हम डिस्कस करने वाले हैं। ये देख लो, इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, ये सारी की सारी हम लर्न करने का तरीका भी जब आपको एक बार समझ आ जाएगा तो आपको एकदम से लर्न हो जाएगा। और इसको हम ना कुछ क्वेश्चंस करके अप्लाई करके भी देखेंगे कि कैसे इन फॉर्मूले का आप यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस से। बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। लाइन को, ये आपके पास यहाँ पे रफ वर्क में आपको शो कर रही हूँ। ये कोई लाइन है आपकी, किसी भी स्पेस में पड़ी हुई है, ठीक है। ये लाइन कोई भी नाम दे दो इसको, L1 लाइन। अब इसको यूनिकली आप कैसे डिफाइन करोगे मैथमेटिकल टर्म्स में कि हाँ ये लाइन है। एक तो लाइन की क्या प्रॉपर्टी है कि ये किसी पॉइंट से होकर के गुजरती है, ठीक है। यहाँ पे कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है, इसमें से होके गुजरेगी। फिर अब इसमें से होके ऐसे भी तो गुजर सकती है, ऐसे भी, कैसे भी। तो इसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी होगी, ठीक है। एक तो पॉइंट के थ्रू ये पास कर रही है और इसकी कोई डायरेक्शन। अब मैंने बोल दिया कि नहीं, हमें एक पॉइंट से लाइन चाहिए, हमें एक ऐसी लाइन चाहिए जो इस पॉइंट से गुजर रही हो और इस डायरेक्शन में हो, ठीक है। तो हम बना देंगे, ठीक है। ये लो, आपकी लाइन बन गई। ओके, समझ आ रहा है। तो अब यही चीज़, या फिर एक और काम क्या कर सकते हैं कि अब मैंने दूसरे किसी वेक्टर का या दूसरी किसी लाइन का रेफरेंस नहीं दिया, ठीक है। ये तो वेक्टर का रेफरेंस दे दिया ना कि इस डायरेक्शन में हमें लाइन चाहिए। अब मैंने बोला कि ये और ये दो पॉइंट, इन दो पॉइंट से लाइन गुजरनी चाहिए, तब भी हम इन दो पॉइंट से यही पॉसिबिलिटी है ना कि लाइन गुजरे। तो यूनिकली डिफाइन हो रही है। अब अगर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ रखते हैं, एक पॉइंट ही रखते हैं, हम बताते नहीं हैं, एक ही पॉइंट रखते हैं ना, हमने कोई रेफरेंस दिया कि हाँ इस डायरेक्शन में चाहिए, ना ही हमने कोई दूसरा पॉइंट दिया कि इस पॉइंट में से गुजरनी चाहिए। तो कितनी पॉसिबिलिटीज़ है लाइन की। ऐसी लाइन भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, इस पॉइंट से गुजरते हुए ऐसी भी, न्यूमरस पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। तो हम यूनिकली कैसे डिफाइन कर सकते हैं लाइन को, या तो ये वाला केस या ये वाला केस। या तो हम बता दें कि हाँ ये पॉइंट, इस पॉइंट में से लाइन गुजरनी चाहिए और इस लाइन के या इस वेक्टर की पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। इस वेक्टर के पैरेलल या फिर इसी वेक्टर की डायरेक्शन में, ठीक है। और यहाँ पर क्या बता रहे हैं हम, अच्छा हमने बोल दिया कि हाँ ठीक है, अब हमारे पास कोई दूसरा वेक्टर नहीं है बताने के लिए कि किसके पैरेलल है। तो हम दो पॉइंट्स बता सकते हैं आपको कि इन दो पॉइंट्स में से लाइन गुजरनी चाहिए होकर के। तो ये भी यूनिकली डिफाइन कर रही है लाइन को। अब इसमें से आप ऐसे तो नहीं बना सकते, आपको यहीं से ले जानी पड़ेगी ये लाइन, तभी इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट कर पाओगे। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी है कि अ लाइन इज़ यूनिकली डिटरमाइंड इफ़ इट पासेस थ्रू अ गिवन पॉइंट। ये चीज़ बहुत काम आने वाली है आपके। इट पासेस थ्रू अ गिवन पॉइंट, एक पॉइंट में से गुजर रही है, एंड हैज़ गिवन डायरेक्शन, और एक डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है, ठीक है। जनरली अब आपको कहीं पे भी लिखा होगा क्वेश्चन में, तो लिखा होगा कि अ लाइन, आप एक लाइन की इक्वेशन बताओ जिसका पॉइंट ये है 1 2 3 है, जिसका पॉइंट जो इस पॉइंट पे से गुजर रही है और किस वेक्टर के पैरेलल है, i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप इस वेक्टर के पैरेलल है, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चंस आएंगे, या फिर थोड़े और मॉडिफाइड भी हो सकते हैं। तो अब ये है पैरेलल का मतलब भी पता चल गया ना कि वही बता रहा है, डायरेक्शन बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये फर्स्ट वाला हो गया केस। देन सेकंड केस क्या है, इफ इट पासेस थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स, अगर ये 2 गिवन पॉइंट्स में से पास हो रही है, ठीक है, 2 गिवन पॉइंट्स में से। अच्छा, अब इन दोनों के लिए इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे लिखेंगे, ये देखो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ लाइन। पहले पहला केस स्टडी करेंगे कि एक हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, एक पॉइंट है और कोई वेक्टर भी हमारे पास प्रेजेंट है जिसके ये लाइन पैरेलल बनानी है हमें, ठीक है, मतलब डायरेक्शन भी पता है हमें। तो इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू गिवन वेक्टर, तो उसके लिए हम कैसे लिखते हैं, ये आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। अब इसमें कंपोनेंट्स को ध्यान दो। आर वेक्टर, ठीक है, लाइन को आप इक्वेशन ऑफ लाइन को वेक्टर की फॉर्म में लिख रहे हैं। ए वेक्टर यहाँ पर क्या है, क्या डिनोट कर रहा है, वो पॉइंट,
ये पॉइंट जैसा ये पॉइंट बताया था ना, तो ये वेक्टर है ना, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप लिख सकते हैं ना। किसी भी पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग हम कोई भी पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ 2, 3 और 4, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन वेक्टर लिखो, इस पॉइंट के लिए पोजीशन वेक्टर क्या लिखोगे? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। वेक्टर्स में ये अच्छे से पढ़ा ना। चलो एक और देती हूँ आपको, ये आपने खुद लिखना है, 1 - 2 एंड 4। ठीक है, इसके लिए आप पोजीशन वेक्टर लिखो। जिन्होंने ये चीज़ लिखी है वेरी गुड। ठीक है, तो ये है ए, पॉइंट बता रहा है। ठीक है, पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है ये वेक्टर, पॉइंट प्लस अब यहाँ पर ये लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। अब ये क्या है? ये है बी वेक्टर। पॉइंट हो गया, और डायरेक्शन, पॉइंट के साथ साथ आपको डायरेक्शन की भी इंफॉर्मेशन चाहिए ना इक्वेशन ऑफ लाइन लिखने के लिए, कि पॉइंट, क्योंकि पॉइंट तो आपने देखा कि पॉइंट में से बहुत सारी लाइंस निकल सकती है, पर हमें एक डायरेक्शन में चाहिए लाइन। तो यहाँ पर वेक्टर बी, ये वो वेक्टर है जिसके पैरेलल हमें लाइन चाहिए होती है। तो ये देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये दिया हुआ है, तो आप कैसे लिख सकते हो? इसके लिए अगर मैं इक्वेशन ऑफ लाइन लिखना चाहूँ तो मैं इस वाले सिनेरियो के लिए क्या लिख सकती हूँ? ये देखो यहाँ पे लिखती हूँ, आर वेक्टर इक्वल टू, यहाँ पे ए वेक्टर लिखना है। ठीक है, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ए वेक्टर क्या है? ये है पॉइंट। ठीक है, पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी वेक्टर है, पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या वेक्टर बनेगा? आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। बी वेक्टर क्या है? ये जिस वेक्टर के पैरेलल है, आई कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। तो ये बन गई वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। सिंपल थी ना ये लिखनी वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लैम्डा क्या है? ये लैम्डा है कोई भी रियल नंबर। अब इस लैम्डा का फिजिकल सिग्निफिकेंस भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो, ये डायरेक्शन दिखा रहा है। ठीक है, डायरेक्शन तो दिखा रहा है, पर ये अगर आप देखो ना, तो ये इससे लाइन से कंपेयर करो तो ये लाइन इस वेक्टर से तो बड़ी है मैग्नीट्यूड में, तो ये कितने भी टाइम्स बड़ी भी हो सकती है इस वेक्टर से, छोटी भी हो सकती है। ठीक है, तो लैम्डा टाइम्स हो सकती है। ठीक है, तो ये है इसका। ओके, तो यहाँ पर ये लिखा है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट थ्रू विच इट पासेस एंड वेक्टर टू विच द लाइन इज पैरेलल। ये जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। इसकी डेरिवेशन भी देखेंगे, पर थोड़ी सी पहले इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये चीज़ आपको समझ आ गया? ये पॉइंट, क्या चीज़ चाहिए लाइन को आपको यूनिकली डिफाइन करने के लिए? एक पॉइंट और किसके पैरेलल है, ये दो इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो आप लिख सकते हो वेक्टर इक्वेशन। ठीक है, मैं आपको एक छोटा सा काम देती हूँ। आपको मैं बता देती हूँ कि एक लाइन आपने बनानी है, लाइन की इक्वेशन आपने लिखनी है, जिसका पॉइंट मैं बता देती हूँ किस पॉइंट से होके गुजरे। 1, 2 एंड 5 इस पॉइंट से होकर गुजरे और किस वेक्टर के पैरेलल हो। ठीक है, ये भी मैं बता देती हूँ कि पैरेलल टू वेक्टर आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपने वेक्टर इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है, लिख लो वेक्टर इक्वेशन। मैं भी यहाँ पे लिखती हूँ, आपने तभी देखना यहाँ पर जब आप लिख लोगे। तो ये है वेक्टर इक्वेशन। सिंपल थी ना लिखनी, बहुत ही सिंपल। ठीक है, तो यही चीज़ है जो बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको आने वाली है। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है? अच्छा, इसकी थोड़ी सी डेरिवेशन अगर आपने देखनी हो कि ये फॉर्मूला आता कहाँ से। देखो, एक लाइन है, ये जो लाइन है बहुत जल्दी कर लेंगे, डोंट वरी। लाइन है जो कि किसी इस पॉइंट से होकर गुजर रही है। इस पॉइंट को कुछ नाम दे देते हैं ए।
ठीक है। और ये जो वेक्टर है इसको कुछ नाम दे दो, बी वेक्टर इसको नाम दे दिया हमने, ठीक है। ये लाइन को एल 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 लाइन दे देते हैं, इस लाइन का नाम। अब देखो कि ये जो सिस्टम है ये कार्टेशियन स्पेस में, या फिर ये आप सिंपली ऐसा कहो कि 3 डायमेंशनल स्पेस में कहीं प्रेजेंट होगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, आप ऐसे लिख सकते हो। अब ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन वेक्टर, इसकी कोई पोजीशन होगी ना इस पॉइंट की, जो हमने यहाँ पे लिखा है ये पोजीशन वेक्टर, तो इसको कुछ नाम दे देते हैं ए वेक्टर, ठीक है। पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो है। अब क्या करते हैं, बेसिकली इक्वेशन होती क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, रिलेशन बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ लाइन, ठीक है। रिलेशन बिटवीन डिफरेंट थिंग्स जो कि लाइन को बनाने में हेल्प कर रही है। अब ए वेक्टर हो गया, बी वेक्टर हो गया, और यहाँ पे एक और पॉइंट अगर आप चूज कर लो, क्योंकि अल्टीमेटली लाइन 2 पॉइंट से होकर जाती है, तो यहाँ पर आर वेक्टर, या फिर बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, न्यूमरस पॉइंट्स होते हैं यहाँ पे, तो कोई पॉइंट पी ले लिया। अब ये देखो, हमें ये चीज़ अगर निकालनी है, ये चीज़ ए पी ए पी अगर हमें निकालना है, वेक्टर ही लिख लेते हैं इस डायरेक्शन में, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ये वेक्टर अगर निकालना है तो फाइनल पोजीशन, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो पोजीशन वेक्टर है वो आर वेक्टर है, माइनस इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो है वो है ए वेक्टर। और ये क्या है, ये ए पी वेक्टर जो है वो ये लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर होगा ना, या तो बी वेक्टर से छोटा हो सकता है या बड़ा हो सकता है। यहाँ पे देखो, जैसे ये अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ तो इतना बड़ा बना दूँ, तो ये 1/2 टाइम्स बी वेक्टर हो गया, मतलब हाफ है, ये इस बी वेक्टर का हाफ है, ठीक है। तो लैम्डा टाइम्स, लैम्डा कोई भी रियल नंबर जो हो सकता है, तो ये आ गया लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये इजीली डिराइव आपने यहाँ पे कर दिया है, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। इसी तरह से आप बाकी सारे फॉर्मूले भी डिराइव कर सकते हैं। ऑल राइट, तो अब कार्टेशियन फॉर्म में देखते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन को। अब जैसे वेक्टर फॉर्म में कोई एक पॉइंट इंक्लूडेड था और एक डायरेक्शन इंक्लूडेड थी। डायरेक्शन किसकी फॉर्म में थी, वेक्टर की फॉर्म में, ठीक है। ये वेक्टर की फॉर्म में डायरेक्शन थी। अब यहाँ पर भी क्या है, इसको ध्यान से देखो, इसको हम अपने माइंड में ब्रेक करेंगे अभी। यहाँ पे ये x1, y1 और z1 ये है पॉइंट की लोकेशन, यहाँ पर आप पॉइंट लिखोगे, ठीक है। ये पॉइंट्स है, और यहाँ से आप क्या दिखाओगे, डायरेक्शन, कि कौन सी डायरेक्शन में, ए बी एंड सी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसको करके देखते हैं। ये पॉइंट है, फॉर एग्जाम्पल यही वाला पॉइंट ले लेते हैं, 1, 2 एंड 5। अब अगर मुझे, एक मिनट, ओके, तो अब अगर मुझे इसी पॉइंट को लिखना है और इसी के वेक्टर के पैरेलल लिखना है, ये तो वेक्टर फॉर्म में थी इक्वेशन, वेक्टर फॉर्म, ठीक है। हर चीज़ वेक्टर में है ना, यहाँ पे वेक्टर 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 में। अब कार्टेशियन फॉर्म में लिखेंगे हम, तो कैसे लिखेंगे, x माइनस, यहाँ पर लिखेंगे पॉइंट्स, ये x1, y1, z1, 1, 2 एंड 5, ये पॉइंट था ना, इसमें भी पॉइंट और डायरेक्शन चाहिए, तो ये है पॉइंट्स। ये एक्स एक्सिस के कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट है, ये वाई एक्सिस के, ये जेड एक्सिस के, तो x माइनस 1 अपॉन a। अब a क्या है, a है डायरेक्शन, ये मैं बाद में बताती हूँ। y माइनस 2 इक्वल टू z माइनस 5, ठीक है। 1, 2 एंड 5 लिख दिया, ये पॉइंट हो गया। पॉइंट दिखनी चाहिए और डायरेक्शन दिखनी चाहिए इक्वेशन को देखते ही। अब डायरेक्शन कहाँ से दिखेगी, इस वेक्टर के पैरेलल है ना, तो इसकी डायरेक्शन रेशियोज क्या है, ये है यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ पे -3 है। तो एक्स एक्सिस के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको पता है आई कैप एक्स एक्सिस के कॉरेस्पॉन्डिंग डायरेक्शन शो करता है, जे कैप वाई एक्सिस के कैप जेड एक्सिस के। तो ये डायरेक्शन रेशियो क्या है, 1, 2 एंड 3 है ना, यहाँ पे -3। तो एक्स एक्सिस के कॉरेस्पॉन्डिंग 1 था, वाई एक्सिस के कॉरेस्पॉन्डिंग 2 एंड -3। तो मतलब सिंपल सी बात क्या हो गई, ये आ गई आपकी कार्टेशियन इक्वेशन। सिंपल सी बात क्या है, यहाँ पे आपने लिखे पॉइंट्स, ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं आप डायरेक्शन रेशियोज। तो
एक लाइन की इक्वेशन देखते ही, चाहे वो वेक्टर फॉर्म में हो चाहे वो कार्टेशियन फॉर्म में हो, क्या चीज़ दिख रही है आपको? एक तो पॉइंट दिख रहे हैं जिसमें से वो लाइन पास कर रही है, ठीक है, यहाँ पे देखो पॉइंट दिख रहे हैं जिसमें से वो लाइन पास कर रही है, और डायरेक्शन दिख रही है जिसके वो पैरेलल है, जैसे ये इसके पैरेलल है ये लाइन, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे डायरेक्शन दिख रही है इस वेक्टर से, यहाँ पे डायरेक्शन दिख रही है इन डायरेक्शन रेशियोज से। ओके, तो एक छोटा सा प्रैक्टिस क्वेश्चन देती हूँ मैं आपको बता रही हूँ पॉइंट, ठीक है, और एक बताऊंगी किसके पैरेलल है, पैरेलल टू लाइन, पैरेलल टू किस वेक्टर के पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। आपने वेक्टर इक्वेशन भी लिखनी है और कार्टेशियन इक्वेशन भी लिखनी है। पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ 1 -2 एंड 0, और पैरेलल टू आई कैप प्लस 2j कैप -3k कैप, ठीक है। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप वेक्टर इक्वेशन लिखो। सबसे पहले वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, वेक्टर इक्वेशन ये थी ना, वेक्टर इक्वेशन ऐसे लिखते हैं। वेक्टर इक्वेशन जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ना उतने अच्छे से आपको आता जाएगा। वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ गई, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर। अभी ए वेक्टर यहाँ से आप निकाल सकते हो आराम से, क्योंकि ए वेक्टर आपको पता है लाइन के लिए क्या चाहिए, एक पॉइंट चाहिए और एक पता होना चाहिए कि किसके पैरेलल है, डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन। ये मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आपके माइंड में बैठ जाए और आपको बिल्कुल भूले ना ये चीज़। आई कैप -2j कैप प्लस 0 इंटू समथिंग, तो 0 ही होता है। तो ये आ गया एक ए वेक्टर, और यहाँ पे ये है बी वेक्टर जिसके पैरेलल है। तो सब कुछ आ गया। तो ए वेक्टर आर वेक्टर, यहाँ पे वेक्टर इक्वेशन लाइन की क्या होती है, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, बस पुट कर देते हैं ए वेक्टर, ये देखो सिंपली आपने ये लिख दी वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन जो कि किस पॉइंट में से पास हो रही है, इस पॉइंट में से, और किसके पैरेलल है, इसके। अब कार्टेशियन इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन क्या क्या है, x माइनस पॉइंट क्या है 1, y माइनस पॉइंट क्या है -2, z माइनस पॉइंट क्या है 0, ओवर अपॉन में भी कुछ है, अपॉन में डायरेक्शन लिखनी है। अब डायरेक्शन रेशियो क्या है, यहाँ पे 1, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है -3, 1 2 एंड -3। सिंपल, आ गई आपकी कार्टेशियन इक्वेशन भी, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं थी ये, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। अब अगर इस इक्वेशन की आप देखो डेरिवेशन की कहाँ से ये आती है इक्वेशन, तो आप इसी में अगर आप एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, इसको आर वेक्टर को ऐसे लिख सकते हो ना, प्लस जेड के कैप, और ए वेक्टर को भी फर्दर आप लिख सकते हो पॉइंट्स की फॉर्म में, x1 वेक्टर x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, ठीक है, प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर को भी आप कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे देखो हमने ए बी सी लिखा है ना डायरेक्शन, यहाँ देखो ए बी सी लिखा है ना डायरेक्शन को, साइंस को, तो ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप ऐसे लिख सकते हो। फिर जब आप कंपेयर करोगे राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में आई कैप के कोफिशिएंट्स, जब इसको ओपन करके कंपेयर करोगे आई कैप के कोफिशिएंट्स दोनों साइड में, तो ये यही वाली चीज़ आएगी, x इक्वल टू x1 प्लस लैम्डा ए, इस तरह से आएगा, y इक्वल टू y1 प्लस लैम्डा बी, जे के कोफिशिएंट्स कर रहा, अब के कैप के भी करोगे तो z इक्वल टू z1 प्लस लैम्डा सी। इस तरह से जब आप कोफिशिएंट्स कंपेयर करोगे दोनों साइड, ये आई कैप के कोफिशिएंट आपने कंपेयर कर लिए, जे कैप के कर लिए, के कैप के कर लिए, और फिर इसमें क्या होता है, इसमें अब x1 दूसरी साइड आ गया, इसको ही सिर्फ मैं करके दिखाती हूँ, x1 इस साइड आ गया, ठीक है, यहाँ पे बच गया लैम्डा टाइम्स ए, अब ए भी दूसरी साइड आ गया तो यहाँ पे डिवाइड में चला गया। अब ये लैम्डा जो है ना, ये हर चीज़ में कॉमन आएगा, ये हर चीज़ में इस साइड को आएगा, तो हमने ये ऐसे लिख दिया इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू लैम्डा होता है, भी होता है, जिसको हम जनरली एलिमिनेट कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे लैम्डा एलिमिनेटेड होता है।
ओके, तो अब हमने ये सिचुएशन पूरी स्टडी कर ली है। अब अगर आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपको डायरेक्शन रेशो की जगह डायरेक्शन कोसाइंस की इन्फॉर्मेशन गिवन हो, फिर सिंपल आपने डायरेक्शन रेशो की जगह डायरेक्शन कोसाइन लिख देना है। ओके, यहाँ तक समझ आ गया तो अभी आगे बड़े बड़े फॉर्मूले भी आपको आराम से समझ आ जाएंगे। अब नेक्स्ट जो केस है उसकी तरफ चलते हैं। इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप 11.2 एक्सरसाइज में देखोगे ना, तो क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 9th तक इन्हीं दो कॉन्सेप्ट्स पे सारे के सारे क्वेश्चंस है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पर देखो, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। हमने क्या क्या दो सिचुएशंस नोटिस की थी कि यूनिकली कैसे लाइन को डिफाइन कर सकते हैं। या तो ये इन्फॉर्मेशन हो कि पॉइंट भी पता है और किसके पैरेलल है, डायरेक्शन भी पता है, या फिर कोई दो ही पॉइंट्स पता है, डायरेक्शन नहीं भी पता, फिर भी अगर हमें दो पॉइंट्स पता है जिसमें से लाइन जा रही है, तो फिर हम लाइन को फॉर्म कर सकते हैं यूनिकली। तो फिर अब ये सेकंड वाला केस पे आ गए हम। पहला वाला केस हमने देख लिया था, अब हम वो देखेंगे कि अगर इक्वेशन ऑफ लाइन बनानी हो थ्रू टू गिवन पॉइंट्स तो कैसे लिखी जाती है। वो लिखी जाती है वेक्टर फॉर्म में सिंपली। ये देखो, ए वेक्टर वैसा का वैसा ही है, ये देखो, इसके साथ कंपेयर करो ना आप। यहाँ पे ए वेक्टर प्लस लैम्डा, यहाँ पे सिंपल क्या हो रहा है, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अब ये बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर करने का क्या मतलब है, ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिंपल सी बात है डायरेक्शन को। और आप डायरेक्शन रेशो निकालते कैसे हो, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, ऐसे ही निकालते हो ना। तो अब अगर ये पॉइंट फाइनल पॉइंट है, ठीक है, ये फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, आप ऐसे करके डायरेक्शन रेशो ही तो निकाल रहे हो एक तरह से। तो ये जब दो पॉइंट्स दिए होंगे तो यहाँ पर सिंपल डायरेक्शन कैसे निकलती है, डायरेक्शन रेशो वाला के कॉरेस्पॉन्डिंग वेक्टर लिख दिया हमने, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ठीक है, सिंपल। और इसी तरह से कार्टेशियन फॉर्म में भी हल्की सी चेंजिंग हो जाती है, क्या, डायरेक्शन रेशियोज में। डायरेक्शन की बात हो रही है ना, हुई तो गायब डायरेक्शन ही है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन हमें फर्स्ट केस में डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन थी, पर यहाँ पे हमें सिर्फ दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, डायरेक्शन हमें खुद से पता करनी है। तो यहाँ पे हमने बता दिया कि हाँ ठीक है, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट कर लो, ठीक है, जो पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन वेक्टर्स है। अब यहाँ पर भी हमने कार्टेशियन फॉर्म में भी सेम काम किया। ये ऊपर वाली चीज़ तो सेम ही है कि किस पॉइंट के थ्रू गुजर रही है, ये देखो, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। पर यहाँ पर अब ये क्या आ गया, a रिप्लेस हो गया इसके डायरेक्शन रेशो से, फाइनल माइनस इनिशियल पॉइंट। ठीक है, जैसे फाइनल पॉइंट मान लो, ये दो पॉइंट्स दिए हुए, एक x1 x2 y1, x1 y1 एंड z1 है, ठीक है, और ये x2 y2 एंड z2 है। तो अब फाइनल माइनस इनिशियल पॉइंट, यहाँ देखो, फाइनल माइनस इनिशियल पॉइंट, यहाँ पे भी फाइनल माइनस इनिशियल पॉइंट, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल पॉइंट। ये है कार्टेशियन फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन की। तो अब जब मैंने सारे लॉजिक्स इसके एक्सप्लेन कर दिए, आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। इसको जब आप प्रैक्टिस करोगे, लर्न आपको जल्दी से हो जाएगा। तो इसको आप पॉज करके खुद अपने हाथों से 2-3 बार लिख लो। ये वाली इक्वेशन भी, ये भी और ये भी और ये भी, आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा। ओके, तो अब आपने 2-3 बार लिख दी होगी, तो आपको बिल्कुल याद हो गया होगा, सारी चीज़ें फ्लैशबैक हो रही होगी। अब नेक्स्ट है एंगल बिटवीन टू लाइंस। ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत जगहों में क्वेश्चंस पे मिक्स तरीके से भी यूज़ हुआ है और डायरेक्ट क्वेश्चंस भी है इस पे, ठीक है, तो ये स्किप नहीं कर सकते हम। एंगल बिटवीन टू लाइंस क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू A1 A2 B1 B2 प्लस C1। अब ये चीज़ क्या है, इतना बड़ा फॉर्मूला अगर आप याद करने लग जाओगे तो आप भूल सकते हो, लेकिन लॉजिक आप नहीं भूल सकते हो। लॉजिक क्या, मैं आपको बताती हूँ एक लॉजिक। वेक्टर्स आपने पढ़ लिया, अच्छे से पढ़ लिया वेक्टर्स में जब दो वेक्टर्स दिए होते थे तो उनका आप डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते थे, ए वेक्टर बी वेक्टर, दो वेक्टर दिए हुए, ठीक है, ए वेक्टर है एक बी वेक्टर है, इसका डॉट प्रोडक्ट आप कैसे निकालते थे,
ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, यही होता था। अब यहाँ पर अगर आपको ये कॉस थीटा निकालना है तो ए बी दूसरी तरफ चला जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ओवर ए बी। अब ये ए बी क्या है, ये मैग्नीट्यूड है ना इन वेक्टर्स का, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। अब अगर आप नोटिस करो तो ये सेम चीज़ है, ये सेम चीज़ है, ये दोनों सेम चीज़ है। कैसे सेम चीज़ है, ये देखो, ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, अब ए वेक्टर के कंपोनेंट्स में लिखूं, ठीक है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मैं आपको यहाँ पे निकाल के दिखा देती हूँ। ए वेक्टर के कंपोनेंट A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। सिमिलरली बी वेक्टर के कंपोनेंट फॉर्म में लिखूं बी वेक्टर को भी B2 B1 B2 एंड B3, या फिर अगर मैं इसी फॉर्म में लिखूं A1 B1 C1 है ना, तो इसको A1 B1 C1 की फॉर्म में लिख देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी A2 B2 एंड C2 की फॉर्म में इसको लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो तो ये चीज़ अब मल्टीप्लाई होगी, आई कैप वाले आई कैप के साथ ही मल्टीप्लाई होंगे, क्योंकि बाकी सब के साथ तो डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो हो जाएगा। आई कैप डॉट जे कैप तो ज़ीरो होता है, आई कैप डॉट के कैप तो ज़ीरो होता है। तो ये क्या आ जाएगा अल्टीमेटली, इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 इंटू C2, ठीक है। ये A डॉट बी वेक्टर आ गया, यही चीज़ तो यहाँ पे है लिखी हुई, ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे है। ये क्या है, डायरेक्शन रेशियोज इन वेक्टर्स के, ठीक है। ये क्या है, डायरेक्शन रेशियोज है, डायरेक्शन रेशियोज है ना ये देखो, ये आपने लिख लिया। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ये ए वेक्टर है ना, इसका मैग्नीट्यूड निकालना कितना आसान है, A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। सिमिलरली इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा बी वेक्टर का, A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर, यही चीज़ तो यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। तो बस आपने वो अपना जो ए डॉट बी वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट है वो याद कर लेना जब भी एंगल बिटवीन टू लाइंस आए। तो A1 B1 C1 एंड A2 B2 C2 आर डायरेक्शन रेशियोज एसोसिएटेड विद लाइन 1 एंड लाइन 2। लाइन 1 दो लाइंस के साथ डायरेक्शन रेशियोज जो एसोसिएटेड है, ये लाइन 1 ये लाइन 2, इनके साथ जो डायरेक्शन रेशियोज एसोसिएटेड है ये वो है, ओके। अब नेक्स्ट चीज़ जो आती है वो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। सबसे पहले तो इस वर्ड को समझ लो कि स्क्यू लाइंस क्या होती है। देखो, स्क्यू लाइंस ऐसी लाइंस होती है जो कि ना तो एक दूसरे के पैरेलल है, वो एक दूसरे के पैरेलल भी नहीं है, पर वो कहीं जाके इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही है, ठीक है। दो कंडीशंस फुलफिल करती है स्क्यू लाइंस, ना तो पैरेलल हो वो लाइंस, ऐसे पैरेलल ऐसे नहीं होगी वो, ये स्क्यू लाइंस नहीं है, ना तो पैरेलल हो ना ही इंटरसेक्ट करती हो, ऐसे करके इंटरसेक्ट भी ना कर रही हो, ठीक है। अब आप बोलोगे कि भाई ये लाइंस जो मैंने ड्रॉ कर दिया यहाँ पर, ये ऐसे इंटरसेक्ट करेगी कहीं ना कहीं जाके, कोई भी लाइन जो पैरेलल नहीं है वो इंटरसेक्ट करेगी, बिल्कुल करेगी, कहीं ना कहीं जाके वो इंटरसेक्ट करेगी। पर अगर आप 3 डायमेंशनल स्पेस में सोचो, ठीक है, अगर तो 2 डायमेंशनल स्पेस में, इस पेज पे, ये पेज 2 डायमेंशनल है ना, इसकी कुछ लेंथ है इसकी कुछ ब्रेड्थ है, 2 डायमेंशनल स्पेस से बाहर आके सोचो, 3 डायमेंशनल स्पेस में सोचो, ठीक है। जैसे 3 डायमेंशनल स्पेस में ये पेज 2 डायमेंशनल है, ठीक है। अब इसकी लेंथ, यहाँ देखो, ये इसकी लेंथ, ये इसकी ब्रेड्थ, या फिर ये लेंथ ये ब्रेड्थ, कुछ भी बोलो, ये तो है ही है 2 डायमेंशनल। अब 3 डायमेंशनल में इसकी हाइट भी आ जाएगी, ये हाइट, ठीक है, ये जो इसकी हाइट है ये भी आ जाएगी। एक सिंगल पेज की हाइट तो बहुत कम है ना नोटिस होने के लिए, इसलिए इन शीट्स, पूरी शीट्स का वो देख सकते हैं ना आप हाइट यहाँ पे। तो अब ये जो 3 डायमेंशनल स्पेस है ऐसे ही प्लेन्स में डिवाइडेड है, बहुत सारे प्लेन्स से मिलकर बना है
ये जो हाइट है ये बहुत सारे प्लेन से मिलकर, जैसे बहुत सारे पेपर है ना, एक पेपर को आप एक प्लेन मान सकते हो, 2 डायमेंशनल प्लेन। बहुत सारे 2 डायमेंशनल प्लेन्स जब एक साथ मिले हैं, ये देखो बहुत सारे 2 डायमेंशनल प्लेन्स जब एक साथ मिले हैं तब जाके हाइट आई है, ठीक है, तब जाके ये 3 डायमेंशनल चीज़ आई है। तो अब एक लाइन यहाँ पर है, ठीक है, इस प्लेन में है और एक लाइन इस प्लेन में है, तो क्या ये कभी इंटरसेक्ट करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि ये दोनों तो अलग अलग प्लेन में है ना। प्लेन अलग अलग पेपर में अगर आप लाइन ड्रॉ करोगे उनको कैसे इंटरसेक्ट करवा सकते हो आप, ठीक है। तो ऐसी लाइंस जो ना तो एक दूसरे के पैरेलल है और ना ही कभी इंटरसेक्ट कर रही है, वो होती है स्क्यू लाइंस, ठीक है। तो ये और ये पेन, ठीक है, ये अलग अलग प्लेन में, ये ऊपर वाली शीट में मैंने रखा है और ये नीचे वाली शीट में रखा है, ठीक है। इनको आप लाइन कंसीडर करोगे तो ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसे ही 2D प्लेन में रख दूँ तो ये ऐसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे नहीं करेंगे। बहुत सारी सिचुएशन से आप अपनी क्रिएटिविटी लगा करके इस कॉन्सेप्ट को सोच सकते हो। तो अब नेक्स्ट चीज़ है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइन, समझ आ गया। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्या मतलब है स्क्यू लाइंस के? अब इन दोनों स्क्यू लाइंस के बीच में ये जो लाइंस है इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अब ये मैं थोड़ा टेढ़ा बना दूं तो इनके बीच में कितना, ये भी डिस्टेंस इनके बीच का है, ठीक है। थोड़ा ऐसे करके आपको दिखा देती हूँ, ये देखो, नोटिस करो, ये जो डिस्टेंस है ये भी इनके बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। ये इतना सा डिस्टेंस भी इनके बीच का डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस, बहुत सारे पॉसिबल डिस्टेंसेस है जो आप इन दोनों लाइंस के बीच में लगा सकते हो। लेकिन अगर आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो, जो कि यहाँ पे इतना सा है, इतना सा शॉर्टेस्ट है, ठीक है। डिस्टेंस तो इनके बीच में इतना भी हो सकता है, पर ये सबसे शॉर्टेस्ट है। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे पता लगता है? ये D, ये इस फॉर्मूले से पता चलता है। अब ये फॉर्मूला भी ब्रेक कर लेते हैं कंपोनेंट्स में, ताकि हमारे माइंड में मैपिंग हो जाए और हम इजीली इसको याद रख सकें। अब देखो, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ना, यहाँ पे 2 लाइंस में ड्रॉ कर देती हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो पहली बात तो ये है कि इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर होगा, इस लाइन के भी परपेंडिकुलर हो, इस लाइन के भी परपेंडिकुलर हो, ठीक है, समझ रहे हो। ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ये परपेंडिकुलर होगा, ऐसा होगा ना कि परपेंडिकुलर होगा, इस लाइन के भी परपेंडिकुलर और इसके भी परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाने वाला, ठीक है। ऐसा तो नहीं होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्या ऐसा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा? नहीं, 90 डिग्री के एंगल में ही कहीं ना कहीं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। तो ये परपेंडिकुलर होगी लाइंस, समझ लो, परपेंडिकुलर तो होगी। अब ऐसी क्या चीज़ हम लिख सकते हैं कि हम दिखा दे कि ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये परपेंडिकुलर है, मतलब एक तरह से डायरेक्शन दिखा रहे हैं। अब आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट क्या दिखाता है? प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर, ठीक है, ऑन अनदर वेक्टर। और क्रॉस प्रोडक्ट क्या दिखाता है? क्रॉस प्रोडक्ट से एक तरह से कर्लिंग इफेक्ट दिखाता है और दिखाता है कि अगर आप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर दिखा रहे हो तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा ना इनका, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करके जो चीज़ आएगी, ये वेक्टर इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। ये जो नया वेक्टर आएगा वो इसके परपेंडिकुलर भी होगा, इसके परपेंडिकुलर भी होगा। तो हमें तो यही चाहिए कि हाँ, कोई ये जो लाइन है ये इसके परपेंडिकुलर भी है, इसके परपेंडिकुलर भी है। तो ये देखो, B1 क्रॉस B2, B1 क्या है? B1, इसको B1 लिख लो, इसको B2 लिख लो, ठीक है। ऐसे करके आपको दिखा देती हूँ, ये लाइन्स है, ठीक है, ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, ये वेक्टर है, ये ऐसा वेक्टर है जो इसके पैरेलल है, ये वेक्टर वो है जो इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है। डायरेक्शन पता लग रही है दोनों लाइंस की आपको। अब अगली डायरेक्शन जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की, वो इन दोनों के परपेंडिकुलर है, मतलब B1 के भी परपेंडिकुलर हो और B2 के भी, तो वो तो क्रॉस प्रोडक्ट से मिल जाएगा हमको सिंपली। तो ये देखो क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट। बट हमें मैग्नीट्यूड का यहाँ पे इस वाले के मैग्नीट्यूड से कोई काम नहीं है, इस वाले के, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया,
कि यूनिट वेक्टर जैसे निकालते हैं, ये मैं आपको लॉजिक दे रही हूँ कि आप याद कैसे रख सकते हो। यूनिट वेक्टर का कैसे निकालोगे, ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर ये होता है ना, तो यहाँ पे भी सिंपली यही हो गया, ये वेक्टर है और ये उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, डायरेक्शन का काम आपका एक तरह से हो गया। पर अब जो चीज़ है ना, देखो ये एक वेक्टर है, पर डिस्टेंस जो है वो वेक्टर क्वांटिटी तो हो नहीं सकती, वो तो सिंपल मैग्नीट्यूड होना चाहिए। तो हमने क्या किया, इसको इस चीज़ से डॉट प्रोडक्ट निकाल दिया। डॉट प्रोडक्ट इज ऑलवेज अ स्केलर। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट जब आप निकालोगे तो कोई स्केलर क्वांटिटी आएगी, कोई नंबर आएगा, 3 आ गया, 4 आ गया, कुछ भी नंबर आएगा। और अगर लॉजिक, एक्चुअल लॉजिक देखो तो ये क्या है, ये है प्रोजेक्शन ऑफ कोई 2 पॉइंट्स अगर आपने चूज किया है, ठीक है, इसकी प्रोजेक्शन, ठीक है, प्रोजेक्शन है ये एक तरह से, प्रोजेक्शन ऑफ दिस ऑन दिस थिंग। ठीक है, ताकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको मिल पाए, क्योंकि प्रोजेक्शन तो उतनी होगी ना जितनी इसकी लेंथ होगी। ठीक है, ओके, तो ये चीज़ है, ये फॉर्मूला भी आपको याद होना ही होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला आपने, इसको आप लिख लो, बहुत बार लिख लो। ऊपर से डिस्टेंस आपको पता है नेगेटिव होता नहीं है, -2 डिस्टेंस है, ऐसा तो आप कभी बोलते नहीं हो, तो ये मॉड में होता है। तो इसको आप 3-4 टाइम्स लिख लो, उसके बाद वीडियो रिज्यूम करना। ओके, तो अब आपने ये याद कर लिया है, अब आपको ये फॉर्मूला भी याद हो गया है। नेक्स्ट है ये चीज़, अब ये फॉर्मूला भी सिंपल है। अब इसमें क्या किया है, डायरेक्शन को साइन से हमने रिप्लेस कर दिया है, सॉरी डायरेक्शन रेशो से हमने रिप्लेस कर दिया है ये चीज़, और ये यहाँ पर उसी का मैग्नीट्यूड की फॉर्म में बोल सकते हैं आप, या ओके, तो ये आपने अभी तक लर्न कर लिया होगा। अब नेक्स्ट चीज़ क्या आती है कि अगर आपको कार्टेशियन फॉर्म में निकालना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, आपके पास इन्फॉर्मेशन, अब जो लाइन की इक्वेशंस दी हुई है, 2 लाइंस की जो इक्वेशन है वो वेक्टर फॉर्म में नहीं दिया है, वो कार्टेशियन फॉर्म में आपके पास ऐसे दी हुई है। तो एक तरीका तो ये है, ठीक है, एक तरीका क्या है कि आप इन इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लो और फिर यही वाला फॉर्मूला यूज़ करो। ठीक है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 मिनट ही लगेगा, बहुत कम टाइम लगेगा, 1 मिनट से भी कम इसको कन्वर्ट करने में वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि आपको पता है ये पॉइंट्स है और ये डायरेक्शन रेशोज है। ठीक है, तो लेकिन फिर भी जो लोग याद करने की इतनी कैपेसिटी रखते हैं उनको ये याद कर लेना चाहिए। ठीक है, इजीली आप फटाफट से इसी में पुट कर सकते हो। अब यहाँ पर क्या है, ये देखो, ये नोटिस करो, ये है डायरेक्शन रेशोज। ठीक है, x2 - x1 डायरेक्शन रेशो, y2 - y1, z2 - z1, a1 b1 c1 a2 b2 c2। ठीक है, a1 b1 c1 a2 b2 c2। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट, फिर ये चीज़ जो है ना, ये आप नोटिस करो कि जैसे आप डिटर्मिनेंट निकालते हो b1 c2 माइनस b2 c1। ठीक है, फिर अगेन नेक्स्ट का जैसे डिटर्मिनेंट निकालते हो a1 c1, ये नेक्स्ट क्या है c1 a2। अच्छा ओके, यहाँ पे ये माइनस साइन होता है ना नेक्स्ट में, यहाँ पे डिटर्मिनेंट में ये माइनस भी इन्होंने अंदर कर दिया है, तो इसकी वजह से ये वाला नेगेटिव हो गया, a1 c2 देन माइनस c1 a2, तो माइनस माइनस गॉट प्लस। ओके, ये अगर आपको नहीं समझ आ रहा है मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। ये देखो, ये x2 - x1 a1 a2 y2 - y1 b1 b2 z2 - z1 c1 c2। अब देखो, ये जो यहाँ पर दिया है ये क्या है, जैसे डिटर्मिनेंट निकालते हैं b1 c2 देन b2 c1 माइनस b2 c1 इसका होल का स्क्वायर प्लस, ये देखो, अब ये चीज़ इग्नोर कर दो, पर सेकेंड वाले में तो माइनस साइन लगता है डिटर्मिनेंट में, तो आपने भी यहाँ पे माइनस लगा देना है। ठीक है, अब ये करोगे तो क्या आएगा, a1 c2 माइनस a2 c1 प्लस, थर्ड वाले में प्लस लगता है ना,
प्लस A1B2 माइनस A2B1, इसका भी स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखो, ये वाली जो टर्म है इसमें कन्फ्यूजन हो रहा था ना, तो अब यहाँ पे माइनस अंदर चला गया। ठीक है, माइनस को हमने अंदर रख दिया तो यहाँ पे प्लस आ गया ना, तो ये माइनस का हो जाएगा। जब हम इसको प्लस कर देंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो ये देखो, यही चीज़ है। A2C1, देखो A2C1, C1A2 माइनस C2A1। ओके, तो ये है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर आपने निकालना है कार्टेशियन फॉर्म में। देन नेक्स्ट चीज़ है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। अब दो लाइंस पैरेलल है। ठीक है, अब यहाँ पे अलग अलग से इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है। जैसे यहाँ पे अलग अलग से इंफॉर्मेशन मिल रही थी ना हमें कि ये वाली लाइन जो है इस लाइन के पैरेलल है, ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है। अब अगर दो ही लाइंस पैरेलल है, दो ऐसी पैरेलल लाइंस आपके पास है, ठीक है, तो इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस आप कैसे निकालते हो? इस फॉर्मूले से। अब ये देखो, ये बी क्रॉस A2 माइनस A1, ठीक है, ओवर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। देन ये फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। अब एक ये चीज़ है जो आपके बहुत क्वेश्चंस में काम आने वाली है। अगर आपके पास डायरेक्शन कोसाइंस की इंफॉर्मेशन है, पता है आपको, और आपको एंगल निकालना हो, ठीक है, किसी भी दो लाइंस के बीच में, तो आप कैसे निकाल सकते हो? सिंपली cos थीटा इज इक्वल्स टू L1 इंटू L2 प्लस M1M2 प्लस N1N2। ये वैसा ही है जैसे एंगल हमने कहाँ पे निकाला था, ये देखो यहाँ पर, ये डायरेक्शन रेशोज थी, यहाँ पर ये डायरेक्शन रेशोज थी। तो जब भी डायरेक्शन रेशो के कॉरेस्पॉन्डिंग हमने एंगल निकालना होता है तो ऐसे निकालते हैं। पर अगर आपके पास डायरेक्शन कोसाइन दिया हो तो ये सिंपली A1 A2 को आपने L1 L2 से कर देना है। ओके, तो इसमें जो बहुत मेन चीज़ थी वो क्या थी? वेक्टर इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म, और ये वाली वेक्टर फॉर्म कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, ये जो हमने अच्छे से डिटेल में स्टडी किया, और ये चीज़ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। ये वाली चीज़ बेशक हो ना हो, ठीक है, बट और ये चीज़, ये तो फिर खुद से आप डिराइव कर सकते हो, पर अगर आपके माइंड में हो तो आप फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। तो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, तब तक ये सारा का सारा फटाफट से लर्न कर लो। ओके, होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय।